एक शक्तिशाली देश होने के लिए क्या चीज़ें चाहिए होती है, पावरफुल इकोनॉमी या न्यूक्लियर वेपन? जवाब है न्यूक्लियर वेपन। चाहे आपके पास कितना भी पैसा क्यों ना हो, लेकिन आप न्यूक्लियर वेपन नहीं खरीद सकते। नहीं तो सऊदी अरेबिया और यूएई जैसे अरब देश, जिनके पास पैसों की कोई भी कमी नहीं है, वह अपनी सिक्योरिटी की टेंशन लेने की बजाय न्यूक्लियर वेपन लेके बैठे होते। लेकिन अगर आपके पास न्यूक्लियर हथियार है तो आप बड़े से बड़े देश को भी घुटने पे ला सकते हो, जिसे अमेरिका ने जापान को लाया था। न्यूक्लियर वेपन को खरीदना, बेचना और इसका किसी देश पे इस्तेमाल करना इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है। लेकिन परमाणु हथियार रहना ही आपके देश की सिक्योरिटी को एक अलग लेवल पे ले जाता है। हम सभी जानते हैं कि भारत एक परमाणु संपन्न देश है, लेकिन हमारे लिए न्यूक्लियर पावर बनने का सफर आसान नहीं था। होमी जहांगीर भाभा, विक्रम साराभाई, एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर चिदम्बरम जैसे इंटेलिजेंट साइंटिस्ट होने के बावजूद भी जो न्यूक्लियर वेपन कई सालों पहले बन जाना था, उसे हम 1998 में जाकर बनाते हैं। पूरी दुनिया इसके खिलाफ थी, यहाँ तक कि रशिया भी नहीं चाहता था कि भारत के पास परमाणु हथियार हो। तो हमारे देश ने यह इम्पॉसिबल जैसे दिखने वाले न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस तरीके से सक्सेसफुल बनाया, साथ ही इससे रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, आइए उसके बारे में गहराई से जानते हैं। भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जानने से पहले हमें इस शख्स के बारे में जानना होगा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, जिनको इंडिया के फादर ऑफ एटॉमिक रिसर्च भी कहा जाता है। हालांकि इनकी लाइफ में ये भारत में न्यूक्लियर वेपन को बनता हुआ तो नहीं देख पाए, लेकिन इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन न्यूक्लियर प्रोग्राम में रहा है। भाभा का जन्म एक वेल्दी पारसी फैमिली में होता है, जिस फैमिली के पॉलिटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन थे, साथ ही पैसों की कोई कमी नहीं थी। अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए भाभा लंदन जाते हैं, जहाँ पर इन्हें कुछ ऐसे लोग मिलते हैं जिनके कारण इनका फिजिक्स में इंटरेस्ट और बढ़ता जाता है। भारत आने के बाद 1943 में डॉक्टर भाभा JRD टाटा को फंडामेंटल फिजिक्स के लिए एक रिसर्च इंस्टीट्यूशन खोलने का प्रपोजल देते हैं। अब क्योंकि उनके टाटा से फैमिली कनेक्शन थे, इसीलिए 1945 में टाटा की मदद से इस इंस्टीट्यूशन को एस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि साइंस को भारत में प्रमोट करने के लिए भाभा का पहला कदम था। और आज भी यह कंट्रीब्यूशन टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के नाम से जाना जाता है, जिसके भाभा पहले डायरेक्टर थे। और 1945 में ही अमेरिका जापान पे 2 परमाणु बम गिराता है, जिसे कि सिक्योरिटी थ्रेट मान के रशिया समेत कई सारे देश न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए जुड़ जाते हैं। भारत के आज़ाद होने के बाद 1945 में भाभा नेहरू को एक लेटर लिखते हैं, जिसमें कि वह न्यूक्लियर एनर्जी की इम्पोर्टेंस को बताते हैं। पंडित नेहरू भी न्यूक्लियर एनर्जी की पावर को समझ जाते हैं, इसीलिए अक्टूबर 1948 में एटॉमिक रिसर्च कमीशन को इस्टेब्लिश किया जाता है। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध होता है, जिसमें भारत बुरी तरीके से हार जाता है, और ठीक इसके 2 साल बाद ही चाइना एक न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली करता है और एक परमाणु संपन्न देश बन जाता है, और यह भारत की सिक्योरिटी पे बहुत बड़ा थ्रेट बन जाता है। चाइना के टेस्ट के कुछ ही दिन बाद यानी 24 अक्टूबर 1964 को भाभा ऑल इंडिया रेडियो पर आते हैं और यह कहते हैं कि अगर उन्हें मौका दिया जाएगा तो वो 18 महीने के अंदर परमाणु हथियार तैयार कर देंगे। लेकिन कुछ ही महीनों के अंदर जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो जाती है और नए प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लेकिन 1965 में ही भाभा की प्लेन क्रैश में डेथ हो जाती है। हालांकि बहुत लोग भाभा की डेथ को वेस्ट से जोड़ते हैं कि वेस्ट नहीं चाहता था कि भारत एक परमाणु हथियार बनाए, लेकिन ऑन रिकॉर्ड उनकी डेथ एक प्लेन क्रैश में हुई है। भाभा ने जो 2 इंस्टीट्यूशन खुलवाए थे, वही आगे जाके न्यूक्लियर प्रोग्राम को सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं। हम उनके बारे में भी जानेंगे, ऑपरेशन शक्ति और ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन अगर भाभा को मौका मिलता तो हो सकता था कि वो 1964 या 65 में ही परमाणु हथियार बना देते। लाल बहादुर शास्त्री जी के शांतिप्रिय रवैये की वजह से उनके कार्यकाल में न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे नहीं बढ़ाया जाता है। लाल बहादुर शास्त्री जी की डेथ के बाद इंदिरा गांधी भारत की नई प्रधानमंत्री बनती है। इंदिरा गांधी का स्टैंस एकदम क्लियर था। इंदिरा गांधी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर को न्यूक्लियर डिवाइस बनाकर उसको टेस्ट करने की ऑथराइजेशन दे देती है। इंदिरा गांधी ने उस समय कहा था, गो अहेड, हमारे देश को इसकी ज़रूरत है। इस टेस्ट को करने के लिए सिर्फ 75 साइंटिस्ट की टीम बनाई जाती है, जिसमें से केवल 3 ही लोगों को न्यूक्लियर प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी थी। यहाँ तक कि उस समय के डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर तक को इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी भनक नहीं थी। इंदिरा गांधी इस प्रोग्राम को सीक्रेटली करना चाहती थी, क्योंकि अगर अमेरिका या किसी और परमाणु संपन्न देश को इस प्रोजेक्ट के बारे में पता चल जाता तो वह इंटरनेशनल प्रेशर बना के इस प्रोजेक्ट को रुकवा देते। अब जिस डिवाइस को डेटोनेट करना था, यानी जिसको ब्लास्ट कराना था,
उसको बनाने के लिए प्लूटोनियम की जरूरत थी, लेकिन प्लूटोनियम भारत के पास नहीं था। और इसी दौरान इंदिरा गांधी एक बहुत स्मार्ट मूव खेलती है। भारत का कनाडा और यूएसए के साथ एक एग्रीमेंट था, साइरस रिएक्टर एग्रीमेंट, जो कि 1950 में किया गया था। साइरस का फुल फॉर्म है कनाडा इंडिया रिएक्टर यूनाइटेड स्टेट। इस एग्रीमेंट के तहत साइरस रिएक्टर, जो कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में बनाया जाएगा प्लूटोनियम की प्रोडक्शन के लिए, यह सब किया जाएगा कनाडा की मदद से, जहां पर अमेरिका हैवी वाटर सप्लाई करेगा जो कि इस पदार्थ को बनाने में काम आता है। प्लूटोनियम एक ऐसा मटेरियल है जो कि न्यूक्लियर वेपन में फ्यूल की तरह काम करता है। हालांकि साइरस रिएक्टर का मेन पर्पस तो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी को प्रमोट करना था, लेकिन इंदिरा गांधी इसको न्यूक्लियर टेस्ट के डिवाइस को बनाने के लिए इस्तेमाल करती है, जिससे प्लूटोनियम की कमी की भरपाई हो जाती है। और जब ये बात यूएसए और कनाडा को बाद में पता चलती है तो ये दोनों ही देश बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। खैर, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट उस समय पे क्या क्या एक्शन लिया था। अब टेस्टिंग को ऐसे इलाके में किया जाना था जहाँ पर आसपास कोई भी बड़ी आबादी ना हो, क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के बाद रेडिएशन फैलने का खतरा रहता है। यह सारी ही कंडीशन राजस्थान के थार डेजर्ट में सूटेबल थी, इसलिए टेस्ट करने के लिए पोखरण को चुना जाता है। सारे ही मेंबर्स ऑब्जर्वेशन बंकर में चले जाते हैं टेस्ट को ऑब्जर्व करने के लिए। बंकर में जाने के बाद सभी के मन में एक ही सवाल था कि आखिर डेटोनेटर के बटन को कौन दबाएगा। कुछ समय की साइलेंस के बाद यह डिसाइड किया जाता है कि जिसने डेटोनेटर बनाया है, यानी परनब दस्तीदार को ही यह बटन दबाने दिया जाएगा। बटन दबाते ही एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हुआ। अच्छी बात यह थी कि बॉम्ब इम्प्लोसिव था और टेस्ट को जमीन के नीचे किया गया था, जिसके कारण रेडिएशन का हवा में फैलने का डर कम था। साथ ही बम सिर्फ 12 किलोटन का था, इसीलिए विस्फोट इतना भयानक और विनाशकारी नहीं था। लेकिन इसी समय भारत अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। फिर इंदिरा गांधी को फ़ोन करके कहा जाता है कि बुद्ध मुस्कुरा रहे हैं, यानी बुद्धा इज स्माइलिंग। और यह सुन के इंदिरा गांधी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। एक्चुअली में इस प्रोजेक्ट का कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और इस सक्सेसफुल टेस्ट के बाद इंदिरा गांधी यह कहती है, to achieving freedom from want and providing the essentials of an honorable life for our masses. I repeat that we have no intention of embarking on any nuclear weapons program. We want, as someone has said, to make the deserts bloom and not to make the world a desert. और यह सब देखने के बाद कनाडा, यूएसए, साथ ही पूरी वेस्टर्न कंट्रीज बहुत ज़्यादा नाराज। कनाडा ने डिसअपॉइंटमेंट शो करी कि भारत ने साइरस रिएक्टर का इस्तेमाल मिलिट्री पर्पस के लिए किया। यह रिएक्टर इंडिया को पीसफुल न्यूक्लियर के रिसर्च के लिए दिया गया था, लेकिन इंडिया ने इसका इस्तेमाल परमाणु हथियार के लिए किया, जो कि इस एग्रीमेंट का वायलेशन है। कनाडा ने भारत के सारे न्यूक्लियर असिस्टेंट को सस्पेंड कर दिया, साथ ही न्यूक्लियर कॉपरेशन भी तोड़ दी। वहीं पर यूएसए ने तो दुनिया भर के सैंक्शंस भारत पे इम्पोज कर दिए। रशिया भी इस टाइम पे भारत के साथ नहीं था, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि भारत न्यूक्लियर वेपन बनाए। वहीं पर पाकिस्तान और चाइना ने इंडिया की जमकर आलोचना करी। 1991 में पीवी नरसिंहा राव की सरकार बनती है और उसी दौरान इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत पे एनपीटी को साइन करने के लिए हैवी प्रेशर बनाती है। एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, लेकिन इस पर भारत साइन नहीं करता है। इसका मतलब यह था कि भारत फ्यूचर में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकता है, इसलिए अमेरिका भारत पे हाई लेवल सैटेलाइट की मदद से नज़र रखना शुरू कर देता है। पीवी नरसिम्हा राव न्यूक्लियर टेस्ट करने की अनुमति तो दे देते हैं, लेकिन इस प्रोजेक्ट की सीक्रेसी पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है जितना इंदिरा गांधी के टाइम पे दिया गया था, जिसके कारण 1994 में अमेरिका पोखरण में सस्पिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है, जो कि न्यूक्लियर टेस्ट की थी। और उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट डायरेक्टली नरसिम्हा राव को कॉल करके वार्निंग देते हैं कि अगर भारत न्यूक्लियर टेस्ट करता है तो यह भारत के लिए अच्छा नहीं होगा। और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार होता है। सेकेंड टाइम में भी अमेरिका पोखरण में न्यूक्लियर एक्टिविटी को डिटेक्ट कर लेता है, जिसके कारण इंडिया पे हैवी प्रेशर आ जाता है इंटरनेशनल कम्युनिटी का। 1998 में सरकार बदलती है और अटल बिहारी वाजपेयी भारत के नए प्रधानमंत्री बनते हैं। प्रधानमंत्री बनते ही वाजपेयी सरकार ने सीरीज ऑफ न्यूक्लियर टेस्ट को करने की अनुमति दे दी थी, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि अमेरिका की CIA लगातार सैटेलाइट की मदद से भारत पे नज़र रखे हुए थी। और उस वक्त की अमेरिकन सैटेलाइट इतनी ज़्यादा पावरफुल थी कि वह पोखरण में खड़े हुए ऑफिसर की घड़ी का टाइम तक देख सकती थी। लेकिन यहीं पर भारत की इंटेलिजेंस ने एक लूपहोल ढूंढा। जब अमेरिका की पहली सैटेलाइट भारत से गुजरती थी,
और दूसरी सैटेलाइट आती थी, उसके बीच में एक गैप था। फिर सारी एजेंसी डिसाइड करती है कि इसी टाइम पीरियड में न्यूक्लियर प्रोग्राम पे काम किया जाएगा और इन्हीं सब से बचने के लिए कई सारे मेजर्स लिए गए। जैसे सबसे पहले तो इस मिशन को सीक्रेट रखने के लिए साइंटिस्टों का एक छोटा सा ग्रुप बनाया गया और उन्हें भी आर्मी की ड्रेस पहनाई गई। साथ ही टेक्नीशियन स्टाफ जो कि पोखरण में मौजूद था, उन्हें भी आर्मी की ड्रेस पहनाई गई। ज़्यादातर काम रात को किया गया क्योंकि जो सैटेलाइट के बीच का गैप था वह रात के टाइम पे आ रहा था। और जो रेगिस्तान वाला इलाका है वहाँ पे प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि गाड़ियों के टायर के निशान, साथ ही आर्मी ऑफिसर के पाँव के निशान भी अमेरिकन सैटेलाइट की मदद से देखे जा सकते थे। इसीलिए उसे भी बहुत सफाई से मिटाना था, जो कि हमारी इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से कर लेती है। बॉम्ब शाफ्ट पे कैमोफ्लेग नेट लगाई गई जिससे सैटेलाइट को चकमा दिया जा सके और यह सक्सेसफुल भी रहता है। कैमोफ्लेग नेट कुछ इस प्रकार से दिखती है। जितनी भी सेंसर्स की केबल थी उन्हें रेगिस्तान की मिट्टी के नीचे ढक दिया जाता है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी की जाती है, पोखरण में ही आसपास एक क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाता है आर्मी वालों के द्वारा, जहाँ पर आर्मी के लोग ही क्रिकेट खेलते हैं। तो पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि वहाँ पे कोई टूर्नामेंट चल रहा है। कमेंट्री भी वहाँ पे होती है और इन सारी चीज़ों से अमेरिका को पोखरण की कंडीशन नॉर्मल लगती है। मेन साइंटिस्टों को ग्रुप में पोखरण आना अलाउड नहीं था। हर एक साइंटिस्ट को अलग अलग पोखरण आना पड़ता था। साथ ही उनको कोड नेम भी दिया गया था जिससे उनको बुलाया जाता था। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम था मेजर जनरल पृथ्वीराज और डॉक्टर चिदम्बरम का नाम था मेजर जनरल नटराज। और फाइनली 11 मई के दिन भारत एक के बाद एक 3 लगातार परमाणु परीक्षण करता है और यह तीनों ही सक्सेसफुल साबित होते हैं। और ठीक इसी के 2 दिन बाद यानी 13 मई को 2 और टेस्ट किए जाते हैं और अटल बिहारी वाजपेयी दुनिया को यह संदेश देते हैं कि भारत भी परमाणु संपन्न देश बन चुका है। Today, at 15:45 hours, India conducted 3 underground nuclear tests in the Pokhran range. These tests conducted today were with a fission device, a low yield device, and a thermonuclear device. लेकिन इसी के 2 हफ्ते बाद पाकिस्तान भी परमाणु परीक्षण सक्सेसफुली कर लेता है। खैर, न्यूक्लियर पावर देश बनने का सफ़र भारत के लिए आसान नहीं था। भारत के वैज्ञानिकों और पॉलिटिशियन ने जो मेहनत और साहस दिखाया है, चाहे वह किसी भी पार्टी के हो, यह काबिल तारीफ है। हालांकि इसके बाद भारत पे कई सारे सैंक्शंस अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा लगाए गए। ह्यूमैनिटेरियन एड को छोड़कर यूएसए ने भारत की सारी एड को बंद करवा दिया। साथ ही डिफेंस टेक्नोलॉजी के मटेरियल का एक्सपोर्ट भी इंडिया के लिए बैन कर दिया था। लेकिन कुछ सालों बाद अमेरिका और भारत के रिलेशन और अच्छे हुए और ये सारे ही सैंक्शन खत्म हो गए। तो यही हमारे देश की जर्नी थी एक न्यूक्लियर पावर बनने तक। इस वीडियो में मैंने वह सारी ही चीज़ें कवर कर दी है जो कि इम्पोर्टेंट है। कुछ चीज़ें कवर नहीं करी क्योंकि वो इररिलेवेंट है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।